Hello, students. Welcome to the third lecture of this series on lectures in electricity and magnetism for IIT JAM aspirants at this platform of Physics Foundation. I am Lalit Kumar Shukla. हम लोगों ने अभी पिछले दो क्लासेस में कुछ बेसिक्स डिस्कस किए हैं, कुछ प्लानिंग की बात की है और कुछ सवाल भी लगाए हैं. आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं. पिछली बार हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में बात किया था और आज हम लोग कुछ नए टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे. तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई दो चार्जेज हैं Q1 Q2 तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पिछली क्लास में हमने इसके बारे में भी बात किया था. इफ दे आर सेपरेटेड बाय r distance, so the electrostatic potential energy, we are talking about electrostatic. Whether you say potential energy or not, because this is electrostatic charges are at rest, so energy is basically potential energy. So we can call it electrostatic energy or electrostatic potential energy. Both are the same things. Electrostatic energy we also call it. So electrostatic energy for this system is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. If there are system of charges, there are many charges available. For an example, we can say if there is a triangle and there on each vertex there are charges. Let us say Q1, Q2 and minus Q3. This is R1, this is R2, this is R3. So the expression for electrostatic energy can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught. We look at all possible pairs Q1, Q2 by R1 plus Q2, Q3. So Q3 is negative, so this will become negative. Q2, Q3 by R2. And then Q3 and Q1. Again, since Q3 is negative, so this minus sign will come here. Q3, Q1 by R3. This is the expression. So, you can write this expression for point charges, system of point charges. So, we want to derive a general expression for electrostatic energy. So, let us do it for capacitor first and then we will generalize it. So energy is stored in a capacitor. कैपेसिटर हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं. कैपेसिटर आप जानते हैं, जब आगे जरूरत होगी तो हम उतने डिटेल में जाएंगे. वी नो अबाउट देयर इज अ कैपेसिटर. लाइक कैपेसिटर कैसा होता है, इफ वी कॉल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू. ऐसे हम लोग देख सकते, दोनों प्लेट्स पे चार्ज है, कुछ इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इसका कुछ कैपेसिटी होता है. कैपेसिटी मतलब चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी. सो वी आर फैमिलियर विद द रिलेशन चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV. C is the capacity of capacitor, V is the potential difference between the plates. So we are familiar with this. So let us do something. What we can do, we want to calculate energy stored in the capacitor. इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है. चार्ज स्टोर तो हम जान रहे हैं, कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर्ड है. वी वांट टू डू दिस. तो हम लोग क्या करें, हम ऐसे कह दें कि मान लो इस प्लेट से जो निगेटिव माइनस क्यू जिस पे चार्ज है, यहाँ से प्लस DQ चार्ज लिया और इसको हमने इस प्लेट पे लेके गए. तो अभी जो नया सिचुएशन होगा उस पर क्या चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये होगा प्लस Q प्लस DQ और ये होगा माइनस Q माइनस DQ. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है, आप इसको पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करते हैं, तो यू हैव टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क डन इज गिवन बाय द वर्क डन in this process is given by W, V, the potential difference and the charge. हम लोग ने जो चार्ज मूव किया ये हो गया V and TQ.
अब जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे हम देख रहे हैं Q इज इक्वल टू सी वी, वी को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q अपॉन C इंटू डी क्यू। तो ये हुआ, हम इसको dW कह लें क्योंकि हमने dQ चार्ज मूव किया है। तो dQ चार्ज को मूव करने में मतलब ये प्लेट पे इसमें dQ चार्ज बढ़ गया, इसमें dQ चार्ज घट गया, तो हमको इतना काम करना पड़ा। तो जब टोटल कैपेसिटर को जब हम चार्ज कर रहे हैं Q चार्ज तक, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो अगर टोटल वर्क डन हम निकालना चाहें, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू Q से Q तक चार्ज, मतलब एकदम चार्ज नहीं था और फिर चार्ज किया, तो कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई वी हैव इंटीग्रेशन। सो वी डू इट Q इज इक्वल टू 0 टू Q इज इक्वल टू Q एंड वी राइट दिस एक्सप्रेशन Q बाई C डी क्यू। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, क्या आएगा 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर बाई 2, 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ये एक्सप्रेशन आया। तो जो ये काम करना पड़ेगा यही है एनर्जी स्टोर्ड। सो द वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन अ कैपेसिटर। इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी यहाँ पे रख दे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, सो इट विल बिकम हाफ सी वी स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, यू कैन राइट इट इन U or W। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस। कोई भी कैपेसिटर है जिसमें प्लेट्स पे हमने Q चार्ज दिया है और उसका कैपेसिटी C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन डिफरेंट टर्म्स। Q और C के टर्म में लिख दिया, C और V के टर्म में लिख दिया, हम लोग V और Q के टर्म में भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन ऑल थ्री टर्म्स। थोड़ा सा हम लोग इसको अब एक केस के लिए डिस्कस करते हैं। तो लेट मी रब दिस पार्ट। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, अगर हम लोग कहें कि कोई कैपेसिटर है, इसका ये एनर्जी डेंसिटी है। अब एक हम लोग केस कंसीडर करते हैं, दैट इज ओके। सो फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक हम लोग पैरेलल प्लेट जो हमने ये लिया है, कैपेसिटर कई तरह के हो सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ए क्या है, एरिया ऑफ दिस प्लेट, ये जो प्लेट है इसका एरिया कितना है, और D है is separation between the plates. So this is the formula for this. So let us put this here. तो U is equal to क्या हो गया, U is equal to, और हम लोग V को क्या लिख सकते हैं, potential difference is equal to, we can write E into D. E is the electric field and D is the distance between the plates. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये जो दोनों चीजें हैं इसको हम इसमें रखते हैं। So ये हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, नो नॉट स्क्वायर क्योंकि ये C एज इट इज है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और V है स्क्वायर, V का क्या हो गया E स्क्वायर D स्क्वायर। सो नाउ what we can write this expression as 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये D है, यहाँ पे D स्क्वायर है तो क्या बचेगा D और A इंटू डी। ये आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अब A इंटू डी क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, so this will be the total volume. If you multiply area to the distance between the plates, so this will be total volume of this parallel plate capacitor. So we can say this is
वॉल्यूम V, और अगर हम एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मजे का बात क्या है, ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया एनर्जी डेंसिटी का, ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए किया। एक कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट किया, एंड देन वी पुट समथिंग फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया। मजे का बात यह है कि दिस फार्मूला इज यूनिवर्सल, दिस इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस, एनीवेयर इफ देयर इज सम चार्जेस and we want to calculate energy density at some place, due to that we can use this formula. So there is, if you go to standard book you will find different derivations for this. हम लोग यहाँ पे derivations नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए derivations इतना important नहीं है, हम थोड़ा concept को समझ के problem solve करने का कोशिश कर रहे हैं. So what we will take message from this discussion is that energy stored in a capacitor is given by half CV square, and energy density for any charge distribution is given by this. तो ये दो चीज हम लोग यहाँ पे समझे. Let us go further. आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं. तो हमने अभी तक क्या समझा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एनर्जी stored in a capacitor is given by U half CV square, और Q is equal to CV जो फॉर्मूला होता है, इसको यूज करके हम इसको डिफरेंट टर्म्स में भी लिख सकते हैं. एंड एनर्जी डेंसिटी, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज ऑल अबाउट देयर इज नो मोशन ऑफ चार्ज इज कंसीडर्ड, सो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो एनर्जी भी जो है ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सारा कुछ यही मतलब है. सो एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, इसको हम लोग स्मॉल यू से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ये एनर्जी डेंसिटी हो गया. तो ये दो चीज हमने सीखे. अब एक थोड़ा सा और एक बात हम समझना चाह रहे हैं, जैसे जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ पढ़ा. गॉस लॉ क्या था, हम कहे कि नॉर्मल फ्लक्स आर सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हमने गॉस लॉ पढ़ा था. ये गॉस लॉ का जो फॉर्म है, इसको इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ. एक दूसरा होता है डिफरेंशियल फॉर्म. डिफरेंशियल फॉर्म में ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक कुछ दूसरे ऑपरेटर्स होंगे. तो इसको एक्चुअली ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है, ये होता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट. ये 2-3 स्टेप में हम लोग डिराइव कर सकते हैं. कैसे, अगर हम लोग लिखें Q इज इक्वल टू रो dV. रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. और तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है. एक होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ये क्या कहता है, कोई भी अगर फील्ड है, अगर हम कहें कोई भी वेक्टर फील्ड है EDS मीन्स दिस इज सरफेस इंटीग्रल. तो ये सरफेस इंटीग्रल को कभी कभी हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, तो जस्ट सो सरफेस इंटीग्रल, हियर वी नो इट इज, सो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई dV. तो अगर हमको सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना होता है तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं. देयर आर 2 थ्योरम्स, वन इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वन इज स्टोक्स थ्योरम. तो ये दोनों थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई बार यूज होती हैं. जब आप वेक्टर पढ़ेंगे या मैथमेटिकल मेथड्स वाला जब पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सब के थोड़ा और डिटेल आएंगे. यहाँ पे हम इनके डेरिवेशंस वगैरह में नहीं जा रहे हैं. डेरिवेशन की वैसे भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको इनको थोड़ा समझना है. तो वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट करना होता है तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं, और कहीं कहीं पे लाइन इंटीग्रल से
सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट करना होता है तो हम स्टोक्स थ्योरम यूज करते हैं। तो दिस फॉर्म इज नोन एज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी डिस्कस किया। और जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है, यहीं से ये गॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जहां कहीं हम कूलम्ब्स लॉ यूज नहीं कर पाते, वहां पे हम लोग गॉस लॉ यूज करते हैं। गॉस लॉ जब भी जैसे पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमको गॉस लॉ यूज करना पड़ता है। गॉस लॉ के साथ कई सारे फायदे हैं कि हम अगर हम कहीं पे गॉस लॉ यूज करना चाह रहे हैं तो हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते हैं और उसके अंदर जितना भी चार्ज इंक्लोज्ड है, किस फॉर्म में है, पॉइंट चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। वी कैन यूज इट फॉर ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन। तो इससे हम जैसे कोई अगर हम स्फीयर ले ले, मान लो ये स्फीयर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या हो गया कि जो चार्ज है पूरा बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल वॉल्यूम में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रो जो है वो कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज अ यूजफुल पैरामीटर हियर। अब हमको इसकी वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मान लो, अब गॉस लॉ तो सीधे सीधे लगाना, कूलम्ब्स लॉ तो लगाना मुश्किल है। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो हमको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते हैं और गॉसियन सरफेस बनाने में हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे चार्ज में किस तरह का सिमेट्री है। तो ये स्फीयर है तो इसमें स्फेरिकल सिमेट्री है। हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जहां पे हमको पॉइंट चार्ज बनाना होगा और फिर उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है उससे हम निकाल लेंगे। तो ये देखेंगे आगे, हमको जरूरत पड़ता है तो हम लोग ये सब भी डिस्कस करेंगे। अगर मान लो कोई सिलेंडर है, ऐसे कोई सिलेंडर है, इसमें कुछ चार्ज है, तो यहां पे चार्ज में कौन सा आएगा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। देयर इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज लीनियर चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे कोई वायर है, इसमें कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है के बाद हम लोग इसमें फ्लो की बात नहीं करेंगे, कुछ चार्ज डेंसिटी है उसकी, उसमें कुछ चार्ज है, कोई सिलेंडर है। अब हमको इसको अगर इसकी वजह से किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर करेंगे और फिर उसके अंदर चार्ज इंक्लोज कैलकुलेट करेंगे। और ऐसे ही अगर कोई सीट है डिफरेंट टाइप की, जिस तरह की सिमेट्री है, अगर हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी से काम करना है, सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बना लेंगे, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और लाइन में है तो लाइन चार्ज डेंसिटी, ऐसे डिफरेंट चार्ज डेंसिटी होती हैं। गॉस लॉ को अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करते हैं एंड वी गेट इनटू दिस। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ इसके डेरिवेशन में ना जाके अभी थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि अगर गॉस लॉ अप्लाई करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो इट इज अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो अगर एक मान लो हमने एक स्फीयर ले लिया जिसमें टोटल चार्ज Q है और ये हम कह रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हॉलो है, स्फेरिकल सेल है या नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, कुछ भी अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एप्लीकेशन गॉस लॉ इज मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन स्फीयर कंसीडर करेंगे जिसका सेंटर यही होगा, जिसका ये सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही रखेंगे। यहाँ पे छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे, वी कॉल ds एंड देन वी से दिस इज r डिस्टेंस, और ये तो ds का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके इसी के परपेंडिकुलर, मतलब जो एरिया का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब r, ये इसका मान लो अगर स्फीयर जो है इसका रेडियस कैपिटल R है और ये पॉइंट है जो r डिस्टेंस पे है, व्हेन r इज ग्रेटर देन r देन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर r कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अगर कूलम्ब्स लॉ ये पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हो। तो ये मजेदार बात है कि दिस इज एक्टिंग एज ए चार्ज q इज सेंटर्ड एट पॉइंट। अगर हमको
सेंटर पे इस पे निकालना हो सरफेस पे तो भी कोई बात नहीं, हमको क्या करना होता है गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है ये कैलकुलेट करना होता है। तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आर लेस देन आर है, मतलब इसके अंदर किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गया, उसमें हमको उसके हिसाब से हमको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और फिर जब हम ये क्यू है ये हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा। चार्ज इनक्लोज अगर हम क्यू कह दें, मान लो कैपिटल क्यू है, तो ये कितना है इसको हमको क्यू के टर्म में बोलना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन स्फीयर है तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये अगर हमको पता है तो किसी भी इसके कोई भी वॉल्यूम को अगर हम ले लें तो उसकी चार्ज उसमें कितना चार्ज इनक्लोज है ये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। सो दिस विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे हम इसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये स्फीयर है और ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो ये जो सरफेस है जहाँ पे ये इसका सरफेस ऐसे कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे वेरी करता है यहाँ पे। दिस इज 1/r स्क्वायर और ये कैसा है प्रोपोर्शनल टू r। तो दिस वेरीज एट लाइक दिस स्ट्रेट लाइन और इट इज लाइक दिस। तो ऐसा कुछ है, यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि r इज इक्वल टू 0 है। सो ऐसे हम लोग गॉस लॉ यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम सिलेंडर के लिए यूज करना चाहें, मान लो एक वायर है, वायर का शेप कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है, तो इसकी वजह से पॉइंट P पे हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें ऐसे ही गॉस लॉ से, तो ये कुछ ऐसे आता है लैम्डा इज इक्वल टू E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इज 1/r। So this comes like this. E is equal to lambda 2 pi epsilon naught r. I can write it here more clearly. Due to cylinder, so lambda is linear charge density 2 pi epsilon naught r. कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखेंगे तो आपको ये सब डेरिवेशंस मिल जाएंगे। हम इनके डेरिवेशंस में जाना नहीं चाहते, इसकी हमको ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स उस तरह की, तो जो नेसेसरी डिटेल्स हैं उसमें हम डिटेल में जाएंगे। तो ये कुछ 3 चीज़ें डिस्कस की हमने। गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और ये जैसे स्फीयर है तो क्या हो रहा है, सिलेंडर है तो क्या हो रहा है, ऐसा कुछ कुछ छोटी छोटी बातें की हैं। और हमको कुछ कुछ फार्मूलाज एज इट इज याद हो जाएंगे, तो आप वहाँ एग्जाम में आपके पास ये टाइम नहीं होता है कि आप फार्मूला डिराइव कर सकें। आपको बहुत फिजिक्स आता है बट स्टिल यू हैव टू नो सम फार्मूलाज, सम कंसेप्ट कि जिसको हम एज इट इज रेडीमेड अप्लाई करें और सवाल सॉल्व कर सकें। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। हमको डेरिवेशन समझने चाहिए बट for exam purpose we have to be we have to plan some smart study. Smart study means you know the concept, still you learn few steps so that you can solve the problem in record time. जितना कम टाइम में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे उतना ही आपके पास टाइम रहेगा और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक तरह का स्पीड बहुत मायने रखता है। और स्पीड कैसे आएगा, अगर आप डिटेल सब कुछ करना चाहें पॉइंट टू पॉइंट तो आप कर तो लेंगे, अच्छा कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स इन एज अ स्टूडेंट लाइफ, एज अ टीचर लाइफ, दोनों तरह से मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखे हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमको शॉर्ट ट्रिक पसंद नहीं, हम शुरू से करना चाहते। अच्छी बात है आप करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे करने से प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते।
आपको आता बहुत कुछ है लेकिन आपके एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होते, तो ये बहुत से प्रॉब्लम होता है। आप अभी इनिशियल स्टेज में धीरे धीरे देखेंगे आपके आसपास भी ऐसे लोग रहते। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप चीज़ों को डीपली समझना चाहते हैं, लेकिन आप किस स्टेज पे हैं और आपको क्या ज़रूरत है, आप कैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसकी आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसकी बेहतर समझ है तो आप ज़रूर से ऐसा प्लान कर पाएंगे कि ठीक से रिजल्ट्स तक पहुंच पाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। अब इस लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। नाउ आई वांट टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स विद यू। क्या आप ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, जो हमने समझाया उसके बेसिस पे। सो लेट अस रीड दिस। जो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी पिछले साल के एग्जाम से पूछी गई हैं। धीरे धीरे जब हम एक सफिशिएंट पोर्शन सिलेबस का कवर कर लेंगे तो फिर हम थोड़ा सा और प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। लेकिन अभी कॉन्फिडेंस के लिए और इनिशियल शुरुआत में समझने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई पिछले साल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। आप समझते हैं कि एग्ज़ाम कुछ ऐसा नहीं कि हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए सिलेबस और पुराने प्रॉब्लम्स, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है शुरुआती स्टेज में, जिससे कि आपकी लाइन लेंथ मेंटेन रहे और फ्यूचर में जब आप अच्छी परफॉर्मेंस करने लगेंगे तो आप कुछ भी सॉल्व कर पाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। सो देन वी विल डू मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अभी हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक रहते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम तुमको पढ़ाएं, बहुत इजी प्रॉब्लम्स कराएं, और बहुत कोई एक टॉपिक को ले ले, जैसे कूलम्स लॉ ले लो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स करो, बहुत सारा टाइम ले, तो ये भी जरूरी नहीं है। अगर आप देख रहे हैं पिछले 10-15 साल में कितनी प्रॉब्लम उस टॉपिक से पूछे गए, तो आप ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं ये फोकस हमेशा रखूंगा पूरे तैयारी के दौरान कि हम जब कोई टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक पढ़ने के बाद देखें उस टॉपिक से क्या प्रॉब्लम पूछे गए हैं और क्या हम उनको कर पा रहे हैं कि नहीं। हमको बहुत आ रहा है लेकिन हम जो प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा। सो लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रॉब्लम जब कोई देखिए आप तो उसको ठीक से पढ़िए, समझिए और उसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कीजिए कि वो क्या पूछ रहा है, और फिर ये देखिए कि हमको क्या करना है। फिर हम ऑप्शंस भी देखें और उसके बेसिस पे उसको जज कर लें। सो मैं आपको जब समझाता हूं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, वैसे इतना मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं है। तो लेट मी रीड दिस फर्स्ट प्रॉब्लम। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स वाई इज गिवन बाई वी इज इक्वल टू 2x + 4y वोल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हमको यूनिट दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है किसी भी पॉइंट एक्स वाई पे। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी उस पॉइंट पे क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब। जूल एनर्जी और वॉल्यूम उसका मीटर क्यूब। तो ये यूनिट्स ठीक क्लियर मेंशन है, ऐसा ही यूनिट्स हैं, तो हमको यूनिट के लिए केयरफुल रहना चाहिए, इसलिए मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। फिर अब पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, दिया है पोटेंशियल। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू ½ ε0 E²। ये होता है। अब हमको E पता होता अगर तो हम इसको सॉल्व कर देते। ε0 के टर्म में ही दिया है, इसलिए मैंने कहा कि हमको ε0 की नंबर रटने का जरूरत अभी नहीं है। एग्जाम में कांस्टेंट का नंबर दिया भी रहता है, बट स्टिल व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम यू विल गेट यूज्ड टू इट। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल दिया है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए अगर तो हम इसको तुरंत सॉल्व कर दें। अब पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये बात किया था, पिछले कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी किए थे इस पे बेस्ड। एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू -del V दिया है, हम यहां से E निकाल लें और इसमें रख दें। 1 मिनट का प्रॉब्लम है मुश्किल से। सो लेट मी राइट दिस एक्सप्रेशन। डेल को क्या लिखते हैं, I कैप del अपॉन del x प्लस J कैप del अपॉन del y प्लस K कैप del अपॉन del z। हमने 3 डायमेंशनल लिखा, हालांकि यहाँ पे देखो ये 2 डायमेंशनल दुनिया की बात कर रहे हैं, तो ये जो थर्ड कंपोनेंट है वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और v की वैल्यू लिख दिया 4y। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे गलती करते हैं, x वाले को यहाँ ले जाते हैं, y वाले को। ये पूरा स्केलर फंक्शन है, यहाँ पे ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है।
हमने देखा है जो स्टूडेंट्स जिनके साथ मैं डील करता हूँ, दे डू सच मिस्टेक्स। अगर हम उनको असाइनमेंट देते हैं तो व्हाट दे डू, ये एक्स वाले को यहाँ ले गए, इसको वहां ले गए, ऐसा नहीं। अगर ये एक्सप्रेशन पोटेंशियल स्केलर फंक्शन है, दिस टोटल फंक्शन विल गो इनटू दिस। यहाँ पे हम, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, सो वी नीड टू हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, और उसको ठीक से इंप्लीमेंट करें। जल्दीबाजी करने में ही ये सब गलतियां होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आप जानते हैं लेकिन फिर भी गलत करते हैं। अब डेल अपॉन डेल एक्स से इस टोटल फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा और सारा चीज कांस्टेंट होंगे, तो ये आएगा 2 और ये वाला टर्म का 0 हो गया। ऐसे ही जे के लिए लिखेंगे तो ये क्या आएगा, दिस विल कम एज 4 और जेड वाला कंपोनेंट हो गया 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई -2i प्लस फिर नहीं, ये माइनस है इस वजह से फिर माइनस हो जाएगा। सो लेट मी इरेज दिस, -4j ये आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब हम इसको वैल्यू रख दें। अब ई क्या है, ई जो है यहाँ पे जो ई स्क्वायर दिया है, तो ये समझ लो कि वेक्टर का बात, वेक्टर खत्म हो जाएगा जब हम इसको स्क्वायर करेंगे। सो दिस इज नाउ कैलकुलेट यू, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, हमने बेसिक काम कर लिया। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और फिर इसको हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं क्योंकि ई स्क्वायर है। तो ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, और 20 का अंडर रूट लेंगे फिर स्क्वायर लेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और ये हम लोग यहाँ 2 है इससे काट दें तो ये आ जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट। वी रीच टू द आंसर। Let us look at the options. This is 5 epsilon naught, 10 epsilon 20, so we got the right answer. So this is the right answer. So you see, this is very simple. हम आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। आपको एनर्जी डेंसिटी निकालना है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा और पोटेंशियल दिया हुआ है, और बस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और इस फॉर्मूले में रख दिया, यू गॉट इनटू दिस। दिस वाज आस्क्ड इन जैम 2008। So you see, this is simple, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। Let us look at one next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है एक स्मॉल चार्ज स्फेरिकल सेल है, एक है स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस है 0.01 मीटर और पोटेंशियल कितना दिया है 30 वोल्ट। स्फेरिकल सेल कैसा होता है, ऐसा होता है, ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये रेडियस भी हमको दिया हुआ है और इसके बीच का पोटेंशियल भी दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो ये क्या हो गया, एक बेसिकली कैपेसिटर हो गया ना, इसमें दो ऐसे देख सकते हैं, ऐसे कुछ कैपेसिटर जैसा हो गया। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं। जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर मतलब ये जो रेडियस दिया हुआ है स्फेरिकल सेल का, स्फेरिकल सेल का रेडियस जो दिया हुआ है, दिस इज सो वी नो व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय U12 CV², ठीक है। अब हम लोग C का वैल्यू यहां से रख दें, सो द 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V², सारी वैल्यू रखना है बस फार्मूला पे। आप इसको डिकोड कर लें और उसकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें रख दें, यू विल गेट टू द आंसर। सो दिस इज 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, और ये ऊपर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 10⁹। R कितना दिया है, R दिया है 0.01 और V कितना दिया है 30 वोल्ट, इसको स्क्वायर कर दें। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट इट, इट इज क्वाइट सिंपल नाउ। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आप यू कैन डू इट
कुछ मुश्किल नहीं है, 30 है, ये 9 है, ये सिंपली 1/2 इंटू ये कितना हो गया 1/9, इसको हम लोग लिखते हैं 0.01, 0.01 मीन्स 10 टू द पावर -2, -2 हो गया ना 10 टू द पावर -2, तो इसको 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर प्लस का 9 है, ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा, -9 में 2 जुड़ेगा तो 10 टू द पावर -11, और ये 30 इंटू 30 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको 3 से काटो तो क्या हो जाएगा 10, और ये बचेगा 3, फिर इसको 10 से काटे तो 10, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 10 10 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/2 मीन्स 0.5 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसे को ऐसे लिख दें 5 इंटू 10 टू द पावर -10, यूनिट क्या होगा, अगर हम सब स्टैंडर्ड यूनिट यूज कर रहे हैं, दिस इज मीटर, दिस इज वोल्ट, तो उसका यूनिट ऑब्वियसली जूल होगा। अब हम इसको ऑप्शंस को देखें तो ये ऑप्शन में देख लो, ये ऑप्शन दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल। होता क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, और कई बार हम लोग ऐसे गलती कुछ कर दे 10 टू द पावर -9 10 सारे पॉसिबल ऑप्शन आसपास दिए रहते हैं, तो छोटी सी गलती करेंगे और आप गलत ऑप्शन अगर टिक कर दिए तो ये तो गया ही, और जो सही था उसको भी ले डूबा। तो हमको बस केयरफुल रहना है, प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है, आप बेसिक्स को जानते रहें, एक धीरे धीरे आपकी एक फार्मूला शीट डेवलप हो जाएगी, और जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। तो ये 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया। देखो सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड थी, जो हम लोगों ने फार्मूला एक डिस्कस किया था उस पर बेस्ड हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये जैम में 2015 में पूछा गया था, 2015 में प्रॉब्लम पूछा गया है, समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ो, उसको समझो और फिर उसको सॉल्व करो। क्या कह रहा है, ए हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 इनक्लोजेज ए चार्ज q इनसाइड। ठीक है, एक हॉलो स्फीयर है जिसका इनर रेडियस दिया है, आउटर रेडियस दिया है, और कह रहा है एक चार्ज q है। ये चार्ज कहाँ है, इट्स लोकेटेड एट डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो r1 से कम है। अब वो पूछ रहा है पोटेंशियल। हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत बात किया है, तो पहले हम लोग थोड़ा इसको पिक्चर बनाते हैं। ये स्फेरिक हॉलो स्फीयर हो, तो अगर हम लोग कह लें हॉलो स्फीयर, थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं, ये इसका सेंटर है, इसका इनर रेडियस आउटर रेडियस दिया, इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2। एक चार्ज q रखा है जो इससे d डिस्टेंस दूरी पे है, d r1 से कम है। ठीक है, पूछ रहा है इसकी सेल के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज हम लोग समझते हैं, अगर कोई पोटेंशियल Q है, कोई चार्ज Q है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल पूछे तो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फेरिकल सेल, और यहाँ पे थोड़ा सा इनकी प्रेजेंस की वजह से कुछ सिचुएशन मॉडिफाई हो जाएंगी। उन सिचुएशंस को हमको समझना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लो कैसे कैसे दिए। अगर ये डी डिस्टेंस, अगर ये स्फेरिकल सेल नहीं होता तो इस तरह से देखें तो सीधे सीधे ये लिख सकते थे, लेकिन स्फेरिकल सेल की वजह से क्या होगा, स्फेरिकल सेल की वजह से क्या होगा, इंडक्शन फिनोमेना होगा एक। ड्यू टू इंडक्शन क्या हो जाएगा, इस प्लेट के जो इनर सरफेस, ये जो स्फेरिकल सेल है इसके इनर सरफेस पे एक ये पॉजिटिव Q प्लस Q चार्ज है, इसके सरफेस टोटल सरफेस पे एक माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो ऑन दिस साइड देयर विल बी माइनस Q चार्ज इंड्यूस ऑन दिस सरफेस ऑफ द प्लेट, इनर सरफेस पे, और आउटर सरफेस पे प्लस Q, इसके सरफेस पे प्लस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज इंडक्शन।
ऐसे इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से कंडक्टिंग सेल है, इस वजह से ऐसा चार्ज इंड्यूस हो गया। एक इलेक्ट्रिकल इमेजेस का मेथड पढ़ते हैं 12th में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये सब चीज़ और डिटेल में आती है। हम यहाँ पे उस मेथड के डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, हम लोग अभी इसको थोड़ा सिंपली समझने का कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह की बात पूछी जाती है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। तो ये ऐसा सिचुएशन है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अंदर कोई चार्ज ऐसे रख दिया तो यहाँ पे ये इंड्यूस चार्ज हो गया। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने बताया था, कोई स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल बेसिकली अगर हम कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, जैसे हम लोग E इक्वल टू डेल वी का फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल टू माइनस डेल वी, तो जो हमने स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वैसे ही हम लोग पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। और मजेदार बात यह होता है कि अगर कोई कंडक्टर है तो हॉलो कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे गॉस लॉ से, तो चार्ज इनक्लोज, चार्ज कुछ अंदर है नहीं अगर, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्यों? तो E इज इक्वल टू माइनस डेल वी इस जगह कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट रहता है। तो अंदर भी पोटेंशियल वही रहता है जो आपके सरफेस पे होता है। तो यहाँ सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे रहेगा, और जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे रहेगा। इन दोनों की वजह से ऐसे पोटेंशियल मिलेगा। सो वी कैन राइट दिस एज V इज इक्वल टू, तो तीन तरह का पोटेंशियल, एक पोटेंशियल इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, तीन तरह का पोटेंशियल है। और तीनों को हम जोड़ दें, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। सो दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D। यहाँ पे माइनस Q चार्ज आया है तो इस पे क्या होगा, माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। यहाँ पे प्लस Q है दूसरे आउटर सरफेस में, दिस इज Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब यहाँ पे हम लोग Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला में यहाँ पे Q इन्होंने ऐसे ही रखा है तो हम कॉमन लें तभी भी, ना लें तभी भी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन D माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो दिस इज हाउ वी कैन अटेम्प्ट सच प्रॉब्लम्स। कुछ इसमें हमने नए कॉन्सेप्ट सीखे। हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान रहे थे, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कंडक्टिंग सेल है तो चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है, कैसे इंड्यूस हो जा रहा है, और पोटेंशियल कैसे लिख रहे हैं। सो वी विल सी इन फ्यूचर, मे बी वी कैन लुक एट सम मोर डिटेल ऑफ दिस। लेकिन प्रॉब्लम से ही कंसेप्ट डेवलप करो, ये सबसे बेटर तरीका है। अगर आप प्रॉब्लम से कंसेप्ट डेवलप करेंगे, आप फिर धीरे धीरे उन कंसेप्ट को कहीं ना कहीं पढ़ लें, कहीं पे रिवाइज कर लें। लेकिन अगर ऐसे ही बिना प्रॉब्लम्स के डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा उतना समय नहीं होता है, और उतना डिटेल में जाने से आपको आपकी जो तैयारी है वो उसकी डायरेक्शन इधर उधर हो सकती है। बट वी विल सी इफ वी कैन टॉक अबाउट मोर इन दिस। कुछ और प्रॉब्लम्स भी हमको इस पे बेस्ड अगर मिलेंगे तो हम लोग इस पे और डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम एंड सो दिस विल बी द आंसर। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। आप एक एक प्रॉब्लम को समझिए, उसके कंसेप्ट को समझिए, और आप अपने जो इस पोर्शन के लिए प्रॉब्लम्स बना रहे हैं उसमें आप एक फार्मूला शीट डेवलप करेंगे, और जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको आप सॉल्व करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। एक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हर पोर्शन के लिए एक नोटबुक रखें, जिसमें जो आप अपनी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लिखें। एटलीस्ट पुराने साल के प्रॉब्लम्स को लिखना, सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आपको इन चीज़ों को रिवीजन के लिए भी आपके नोट्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। आपके अपने नोट्स, आपके अपने हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट। किसी और का नोट्स डाउनलोड करके, किसी का और किताब को नोट्स की तरह यूज करके बहुत अच्छा नहीं होता है। मेरा ये अपना अनुभव है, आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा। बाकी आपको जो सूट करता है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और आज डिस्कस करेंगे, फिर आज का क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट दिन फिर हम आएंगे कुछ नए सवाल, नई कॉन्सेप्ट्स लेके। लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। ये हमको ये पूछा गया है जैम में 2016 में।
2016 के पेपर को अगर आप देखेंगे तो आपको ये सवाल मिलेगा। तो ये कह रहा है फॉर ए इन्फिनिटली लॉन्ग वायर फ्रॉम यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी, जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले गॉस लॉ के एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, वहां पे वायर की वजह से निकाला था। तो ये जेड एक्सिस पे वायर है, अगर हम लोग ऐसे देखें, सो दिस इज अ वायर। थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप बनाने का कोशिश कर रहा हूं, और हम कह रहे हैं ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब अगर कोई पॉइंट है, सो दिस इज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, कोई पॉइंट पी है यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक लॉन्ग वायर है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है, लैम्डा इज द लाइन चार्ज डेंसिटी। तो ये पूछ रहा है कि एक पॉइंट पी है जो इस एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है ए बी 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू ए सिलेंडर। तो ये वायर हैज सिलेंड्रिकल शेप, गॉस लॉ अप्लाई करके उस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। हम लोग अभी डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं। दिस इज लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर क्या है, ये इसका ओरिजिन से दूरी। अब अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन में इसको रखे हैं तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है प्रॉब्लम जो हम लोग ये लिखे हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको, ये हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आर कैप यहां आ जाएगा। ठीक है, अब आर कैप यूनिटी वेक्टर है, अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा आर अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आर का वैल्यू ये यहाँ पे है, और अगर इसका वेक्टर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। सो ए ई एक्स यानी आई कैप वाई, आई कैप जे कैप एक्स कैप, जो हम लोग बोल रहे थे, क्योंकि इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग भी ऐसे ही लिख देते हैं, ई वाई कैप। ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब बस इस फॉर्मूला में रख दो हम, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू लैम्डा ए ई एक्स कैप प्लस बी ई वाई कैप डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मीन्स ये एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्या है यहाँ पे, ए है बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सिंपल गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में एक नंबर का सवाल पूछा गया है, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे सिलेंडर के लिए इसको डिराइव करने लगोगे, डिराइव करने नहीं बैठ सकते। यू नीड टू हैव टू नो, ये आप जान लो कि ये सिलेंडर के लिए जो हम लोगों ने गॉस लॉ अप्लाई किया, जो फार्मूला आया वही फार्मूला यहाँ यूज होने वाला है। बस इतने इंटेलिजेंस की जरूरत है आपको। आप जैसे इसको डिकोड कर लेंगे, फिर आप इसमें देख लें कि ये आई जे के क्या लिख रहे हैं, कौन से पॉइंट पे पूछ रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे। सो यू गेट this is the option, B is the right answer. So this is how we are going to solve it. थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना है आपको। शुरू में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सर पूरा डिटेल नहीं करा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप उस कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप स्ट्रांग होते जाएंगे और आप जानेंगे आपकी तैयारी का यही सही डायरेक्शन हो सकता है। एक स्मार्ट स्टडी बड़ा जरूरी है एग्जाम के लिए। वैसे पढ़ने के लिए ये सब का कोई लिमिट नहीं है। जो कुछ आप अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जब आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि इन सब चीज़ों में बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी वेल अंडरस्टूड नहीं है या रिसर्च के टॉपिक हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विल कम इनटू द पिक्चर। सो यू डोंट ट्राई टू गो इनटू एब्सोल्यूट रियलिटी एट दिस स्टेज। ट्राई टू understand the concept, try to understand the method, try to understand the methodology to approach a problem, or try to solve more and more problem. That is how you reach to the stage where you will have opportunity to study things in very great detail, to understand to the core of the things. So at this stage, believe me, that is the way to go forward. So just be with me, put your suggestions, say things,
and I will try to address all one by one, but at the same time keep faith in the preparation. That is how we are going to learn. Okay, so today we are stopping here. We will come next day with some new concepts and new problems. Thank you so much. Have a nice day.